radiation is a curative modality because normally 99% of these cancers are squamous cell carcinomas जो कि रेडियो क्योरेबल हैं और रेडियो सेंसिटिव हैं। ड्यूरिंग रेडिएशन पेशेंट की थोड़ी होर्सनेस ऑफ वॉइस बढ़ जाती है और इसके बिल्कुल पीछे हमारा खाने का रास्ता इसोफेगस है, तो उसमें रेडिएशन लगने से पेशेंट को खाने में थोड़ी दिक्कत आती है, सेमी सॉलिड डाइट पे जाना पड़ता है। कीमोथेरेपी इज़ एक्चुअली एज अ रेडिएशन सेंसिटाइजर, तो हम लोग वो हफ्ते में एक ही दिन देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तेजिंदर कटारिया at Medanta, Gurgaon. Welcome to our series of podcast on Ray of Hope. And today we are going to discuss about laryngeal cancer या गले का कैंसर। और आज हमारे साथ डॉक्टर दीपिका हैं जो भावनगर से MD किए हैं in ENT and she has more than 10 years of experience in dealing with laryngeal cancer. Welcome to our podcast, Dr. Deepika. Thank you, ma'am. And thank you for making time to speak to our listeners about the laryngeal cancers today. It was my pleasure, ma'am. Thank you. You're welcome. So, doctor, I'd like to know कि larynx का कैंसर या गले का कैंसर जिसे कहते हैं, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर होता है हमारे स्मोकिंग, अल्कोहल, and in some cases studies have proven कि vitamin और mineral deficiencies can also cause cancer of larynx. मैम, is it true कि जिन लोगों को acid reflux होता है या पाचन शक्ति में थोड़ी कमी होती है उनको भी laryngeal cancer हो सकता है? It is a contributing factor, but studies अभी ये prove नहीं कर पाई है कि that individually causes laryngeal cancer. It might cause other laryngeal disorders like polyp, cyst, but not laryngeal cancers. And can polyps convert into cancer? Rarely, no. एक और क्वेश्चन इससे आता है कि कितना समय कोई स्मोकिंग कर रहा हो या अल्कोहल ले रहा हो तो उसकी संभावना बन जाती है कि उनको गले का कैंसर हो जाए? लॉन्ग ड्यूरेशन हैज़ हायर चांसेस ऑफ कैंसर बनने में, लेकिन एज पर कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि 2 साल या 4 साल कंज्यूम किया अल्कोहल या स्मोकिंग उससे कैंसर बन जाएगा, बट लॉन्ग एक्सपोजर कॉजेज मोर रिस्क इन हैविंग कैंसर्स। और अगर जिनको ये हो जाए कैंसर और अगर वो छोड़ दे तो संभावना होती है कि फिर वो दोबारा नहीं बनेगा? यस, जैसी स्मोकिंग हम बंद करते हैं विद इन 5-7 years द रिस्क ऑफ laryngeal कैंसर रिड्यूसेस टू people who does not smoke or haven't smoked. Thank you. मैम, अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आप तो नॉर्मल गले की इन्फेक्शंस वगैरह ENT होने की वजह से वो भी देखते हैं, तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि पेशेंट को गले का कैंसर है और इन्फेक्शन है? जब भी पेशेंट स्मोकर होता है तो वी पुट दैट पेशेंट इन हाई रिस्क, उनको हम laryngeal एग्जामिनेशन ज़रूर करते हैं इवन विद स्लाइटेस्ट ऑफ सिम्टम्स अलग अलग लेवल पे जब कैंसर होता है तो अलग होते हैं। जैसे सुप्राग्लॉटिक कैंसर यूजुअली प्रेजेंट विद ग्लोबस, पेशेंट को फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, गले में कुछ अड़ा हुआ महसूस होगा एंड दे टेंड टू प्रेजेंट लेटर स्टेजेस। हाई स्टेज 3-4 में पता लगता है क्योंकि दैट डज नॉट कॉज मच ऑफ सिम्टम्स एक्सेप्ट कि गले में कुछ अड़ रहा महसूस हो रहा है पेशेंट को। ग्लॉटिक कैंसर्स हमें जल्दी पता लगते हैं क्योंकि वो वॉइस चेंज जल्दी कर देते हैं। वोकल कॉर्ड पे स्लाइट स्वेलिंग माइट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉइस, तो जब आवाज़ बदलती है तो पेशेंट जल्दी कंसल्ट करता है। इसलिए 2 या 4 हफ्ते से लंबी चेंज ऑफ वॉइस हमें laryngeal एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए टू रूल आउट एनी पैथोलॉजी। और मैम, ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को खांसी हुई, कफ हुआ, वॉइस में चेंज हुआ और सांस में भी दिक्कत हो जाए? यस, इट्स वेरी कॉमन। इसलिए हम कभी भी इसलिए वेट करने का पीरियड यही होता है कि कभी भी वायरल इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन के बाद, खांसी के बाद laryngeal एडिमा की वजह से आवाज़ में बदलाव आ सकता है। ओनली इफ इट परसिस्ट मोर देन 4 weeks देन वी हैव डाउट कि कुछ खराबी है, अभी चेक होना चाहिए। तो मैम, अब laryngeal एग्जामिनेशन करने के बाद अगर आपको वहाँ पर कुछ ग्रोथ दिखता है या उसके क्या चेंजेस दिखते हैं जिनमें आप पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जाए? लीजन बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से डिफरेंट दिखाई देता है सराउंडिंग मिकोसा से, या तो उसमें जख्म बना होगा या उभार होगा या उसमें से ब्लड ऊज आउट कर रहा होगा।
जब भी डाउट होता है वी प्रेफर टू टेक बायोप्सी। और सुप्राग्लॉटिक बायोप्सीज हम ओपीडी पेशेंट पे ले सकते हैं, पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लेरेंजल जो ग्लॉटिक बायोप्सीज होती है उसके लिए हमें पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है। और मैम कई पेशेंट्स ये भी कहते हैं, हमारे यहाँ धारणा मानते हैं पब्लिक में, कि अगर बायोप्सी कर ली जाए और उसमें कैंसर हो तो वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। इसको मैं पेशेंट को ऐसे समझाती हूँ कि कैंसर तो एनीवेज बढ़ ही रहा है, वो ख़राब टिश्यू है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत अलग स्पीड पे फैल रहा है। हम उसके सेंटर से बस छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं जिसको हम सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं, और बायोप्सी लेने से कभी कैंसर की प्रोग्नोसिस चेंज नहीं होता है। और बायोप्सी में अगर ये कैंसर आता है तो आप इसके लिए कुछ और टेस्ट भी आगे करवाएंगे? आफ्टर बायोप्सीज यस, हम स्कैनिंग करते हैं पेशेंट का। आजकल की मोडालिटी में पेट स्कैन इज़ कॉमन मेटास्टेसिस चेक करने के लिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू बायोप्सीज एंड स्कैन्स। तो एमआरआई का कुछ रोल होता है इसमें? यस, एमआरआई इज़ अ यूजफुल मोडालिटी। उसमें दैट इज़ मोर सेंसिटिव देन सीटी स्कैन। हमें जल्दी पिक हो जाता है कि कितना फैला हुआ है, बट सीटी स्कैन इज़ मोर स्पेसिफिक देन एमआरआई। और मैम ऐसा भी है कि अगर जब सीटी स्कैन में लोकलाइज डिजीज़ है या एमआरआई में, तो उसमें आप पेशेंट को फर्दर रिकमेंडेशन क्या करेंगे? क्या सब पेशेंट्स को सर्जरी करना है? नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स में सर्जरी नीडेड नहीं होती। कुछ क्योंकि जो वॉइस कंजर्वेटिव सर्जरी मोडालिटी है दैट इज़ रेडियोथेरेपी, जिसमें हम वॉइस कंजर्वेशन कर सकते हैं, स्वेलिंग कंजर्वेशन करते हैं, एंड एस्थेटिकली एंड कॉस्मेटिकली इट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन गोइंग फॉर सर्जरीज। अर्ली स्टेजेस में वी कैन गो फॉर रेडियोथेरेपी एंड लेस इन्वेजिव एंड लेस डिस्ट्रक्टिव मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। वो तो ठीक है मैम, पर मान लीजिए कि कोई पेशेंट है और अभी वो यंग एज में है, वो रेडिएशन 6 हफ्ते के लिए आना नहीं चाहते हैं, और उनका बहुत ही लिमिटेड ट्यूमर है जो एक कॉर्ड के ऊपर है, म्यूकोजा में है, और उनकी वॉइस क्वालिटी भी इतनी ख़राब नहीं है, तो उसमें कुछ और ऑल्टरनेटिव आप बता सकते हैं? यस, दे आर सर्जिकल ऑप्शंस लाइक कॉर्डेटेक्टमी, या फिर कार्सिनोमा इन सिटू है तो हम उस केस में भी कॉर्डेटेक्टमी कर सकते हैं, जो दैट इज़ वेरी नाइस वे ऑफ ट्रीटमेंट। मैम अगर हम लोग रेडिएशन के लिए पेशेंट को रेफ़र करेंगे, जैसे आपके पास पेशेंट आया, तो किस स्टेज में आप पेशेंट को रेडिएशन के लिए रेफ़र करेंगे? पेशेंट से वी ऑलवेज हैव अ टॉक विद पेशेंट, उसकी प्रेफरेंसेस पूछते हैं, पेशेंट को क्या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है कि पेशेंट अपना वॉइस कंजर्वेशन चाहता है या पेशेंट वेट करना चाहता है, मतलब सर्जरी के लिए ज़्यादा जाना चाहता है, मोर एग्रेसिव। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट रेडियोथेरेपी। आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगी कि रेडिएशन और सर्जरी में रिजल्ट्स कैसे हैं, या उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या आप मुझसे कुछ जानना चाहेंगी, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। जी मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के रेडियोथेरेपी से रिलेटेड। आप किन केसेस में रेडियोथेरेपी प्रेफर करती हैं मैम? Ma'am, radiation is a curative modality because normally 99% of these cancers are squamous cell carcinomas, जो कि रेडियो क्योरेबल हैं और रेडियो सेंसिटिव हैं। एंड स्टेज 1 में रेडिएशन कैन गिव 100% वॉइस क्वालिटी with a good functional preservation, and almost 95% of the patients can be cured. In stage 2, 85% of the patients can be cured because laryngeal cancers में patient की lymphatics नहीं होती हैं। Larynx की primary cord tumors में since the lymphatics are not there, तो lymph nodes metastasis नहीं होता है, and that is why they are so eminently curable with radiation. And limited field देना पड़ता है patient को। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके मिनिमम हैं। ड्यूरिंग रेडिएशन पेशेंट की थोड़ी होर्सनेस ऑफ वॉइस बढ़ जाती है, और इसके बिल्कुल पीछे हमारा खाने का रास्ता इसोफेगस है, तो उसमें रेडिएशन लगने से पेशेंट को खाने में थोड़ी दिक्कत आती है। सेमी सॉलिड डाइट पे जाना पड़ता है 2-3 सप्ताह के लिए, एंड देन इट रिकवर्स। सो विद सच अ चॉइस स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में सिर्फ रेडिएशन से ही पेशेंट को क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी, what are advantages of radiotherapy over surgery as you said?
सो एडवांटेजेस ऑफ रेडिएशन ओवर सर्जरी आर कि पेशेंट को एक तो एनेस्थीसिया नहीं देना है हमें, कोई ब्लड लॉस नहीं होगा, पेशेंट का फंक्शन फुली प्रिजर्व्ड रहेगा, उनको ट्रिक्योस्टमी नहीं होगी, क्योंकि जो लैरिंक्स है दैट इज़ द ब्रिज बिटवीन आवर लंग्स एंड द ओरल कैविटी, जहाँ से हमारी स्पीच बाहर आती है. लंग्स थ्रो द एयर आउट एंड द लैरिंक्स वाइब्रेट्स द एयर कॉलम एंड दैट इज़ हाउ द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड. तो लैरिंक्स रिमूव हो जाने से पेशेंट की वॉइस चली जाती है कम्प्लीटली. उसको फिर आर्टिफिशियल लैरिंक्स के साथ या इसोफेजियल स्पीच के साथ पेशेंट बोल सकता है. सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज बिकॉज पेशेंट की फंक्शनल, एस्थेटिक्स, स्वॉलोइंग, एवरीथिंग इज़ फुली प्रिजर्व्ड विद रेडिएशन. अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं. लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कौन से मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं रेडियोथेरेपी से जिनसे वो डरते हैं रेडियोथेरेपी कराने से. एक तो समय है, पेशेंट को अपने घर से आना है, हॉस्पिटल में 1-1.5 घंटा लगाना है और 6 से 7 सप्ताह के लिए ट्रीटमेंट लेना है. दूसरा ये है कि स्किन का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है बिकॉज हमारी स्किन हम लोग एवरी 6 वीक्स में चेंज करते हैं और मेलानोसाइट्स जो स्किन के नीचे हैं दे गेट अफेक्टेड बाय रेडिएशन, तो उसकी वजह से स्किन की डार्कनिंग हो जाती है एंड विच इज़ वेरी विजिबल. तो पेशेंट को उसका स्टिग्मा लगता है कि सोसाइटी हमें क्या कहेगी, हमारे गले में कुछ हो रहा है, because we are very careful and mindful of our appearances, external appearances. तो उनको ये समझाना पड़ता है कि this is temporary because skin molt हो जाएगी और 6 weeks के बाद जब नई स्किन आएगी so that will be your normal skin. दूसरा ये होता है because face का एरिया है, पेशेंट का हेयर लॉस होता है especially for males. So people who are in public space they do not want that. But again they have to be counseled कि ये बहुत थोड़े समय के लिए है and subsequently recover हो जाएगा. एंड एक और साइड इफ़ेक्ट जो हमने पहले बात किया कि स्वॉलोइंग में पेशेंट्स को सॉलिड्स लेने में दिक्कत होती है, बट दैट इज़ अगेन टेम्प्रेरी. विद इन 4 वीक्स दैट ऑल्सो रिकवर्स. तो स्पीच क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आता है, स्वॉलोइंग में डिफरेंस आता है, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस में डिफरेंस आता है, बट दीज आर ऑल टेम्प्रेरी इफेक्ट्स. हाउ लॉन्ग ईच थेरेपी सेशन लास्ट मैम? With the current planning systems and the delivery systems, treatment beam on time is between 1 to 3 minutes. 1 से 3 मिनट में रेडिएशन पूरी हो जाती है. लेकिन जब पेशेंट आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर चेक होता है, उनके वाइटल्स देखे जाते हैं, क्लोथ्स चेंज करेंगे, हॉस्पिटल में आके उनका अंदर रूम में सेटअप होगा. सो आकर हॉस्पिटल जाने में उनको 1 घंटा लग जाता है और ट्रीटमेंट रूम के अंदर करीब 10 मिनट. एंड व्हाट फूड्स टू अवॉइड व्हाइल हैविंग रेडियोथेरेपी मैम? तो रेडिएशन के दौरान पेशेंट्स को हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि एक तो अल्कोहलिक बेवरेजेस बिल्कुल नहीं लेंगे और दूसरा स्पाइसी फूड्स नहीं लेंगे, जैसे मिर्च है, इंडियन फूड्स आर वेरी स्पाइसी, एंड हार्ड फूड्स अवॉइड करेंगे बिकॉज दे कैन कॉज फर्दर इंजरी टू द इनर सर्फेसेस. सो वो हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं. एंड स्मोकिंग, टोबैको, ऑफ कोर्स दैट इज़ अ बिग नो. स्टेज 3 और 4 लैरिंजियल कैंसर में रेडियोथेरेपी का कितना रोल है मैम? मैम स्टेज 3 में कंकरेंट कीमो रेडिएशन ऑर्गन प्रिजर्वेशन के लिए ऑलमोस्ट 30 years ago trials have shown that it works better than surgery because of the functional preservation, aesthetics and equivalent results. हम पेशेंट के लिए ऑर्गन प्रिजर्वेशन तब ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं अगर पेशेंट का कैंसर का रिजल्ट, कैंसर का आउटकम या कैंसर का कंट्रोल उतना ही हो जितना सर्जरी से है और उसका फंक्शनल और ऑर्गन प्रिजर्वेशन फंक्शन बेटर हो जाए. तो स्टेज 3 में ये देखा गया है कि कंकरेंट कीमो रेडिएशन के साथ सिमिलर रिजल्ट्स हैं जो सर्जरी के बाद है, बट पेशेंट को वॉइस नहीं उतना लूज़ करना पड़ता. स्टेज 4 में जब थायराइड कार्टिलेज इन्वॉल्व हो जाता है तो उस केस में हम रेकमेंड करेंगे कि पेशेंट का पहले सर्जरी हो जाए, या अगर लिम्फ नोड्स आ गई हैं एंड थायराइड कार्टिलेज इन्वॉल्व है या एक्स्ट्रा लेरिंजियल स्पेस में इन्वॉल्वमेंट है, स्ट्रैप मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो उन केसेस में पेशेंट को टोटल लैरिंगेक्टमी करके फिर उसके बाद रेडिएशन और कीमो देना. डुअल मोड ऑफ थेरेपी हमें लेना पड़ेगा, ट्रिपल मोडालिटी करना पड़ेगा कई पेशेंट्स में. यस मैम. कीमोथेरेपी का कितना रोल है मैम लैरिंजियल कैंसर्स में? कीमोथेरेपी इज़ एक्चुअली एज अ रेडिएशन सेंसिटाइजर. तो हम लोग वो हफ्ते में 1 ही दिन देते हैं. 2 प्रोटोकॉल्स हैं, एक में है जिसमें डे 1 एंड डे 21 पे दी जाती है ड्यूरिंग रेडिएशन, एक है कि वीकली दी जाती है. एंड टाटा मेमोरियल की स्टडीज़ ने ये शो किया है कि दोनों प्रोटोकॉल्स हमें इक्वलेंट रिजल्ट्स देते हैं. So it is mainly as a radiation sensitizers, but chemo it's not itself curative. Radiation and surgery are the curative modalities for laryngeal cancer. आज के पॉडकास्ट के साथ हमने ये सीखा कि गले का या लैरिंग्स का कैंसर
कैसे बनता है, कैसे डायग्नोज किया जाता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से डॉक्टर उनकी इन्वेस्टिगेशंस करके और क्या ट्रीटमेंट उनके लिए रेकमेंड किया जाता है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर दीपिका का थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें ये बताया कि अगर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हों तो उनको शक हो जाता है कि पेशेंट की बायोप्सी करनी है ताकि लैरिंजियल कैंसर को रूल आउट कर सकें। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। Thank you for watching this show. Thank you. Okay.